चलो भाई, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल होमी इंग्लिश। देखो, हम लोग का वॉइस चेंज का चैप्टर चल रहा है और यह आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 वीडियो, है ना। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, असर्टिव सेंटेंस और बेसिक लेवल का बात किया है उसमें। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल, और उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WH पार्ट है उस बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का ही WH को लेंगे। ध्यान से देखना। तो कल का जो वीडियो था, तो देखो प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसका रिवीजन थोड़ा कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारा था रामबाण, है ना। ये हमारा रामबाण था वर्ब चेंज। ये याद होना चाहिए, तो आप फटाफट बना सकते हो जैसा भी क्वेश्चन हो। और अगर MCQ वाला कंपटीशन एग्जाम जैसा आ रहा है तब तो फिर ये याद होने से तो और क्या कहने। इसमें से हम आज थोड़ा बात करेंगे यस WH क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर WH ये रहा और ये रहा, ये WH दोनों चेंज हो जाता है, यानी कि हु का हो जाता है बाई हुम, या फिर हु का हु भी रहने देने से बनता है, लेकिन आखिर में बाय लगाना पड़ जाता है, और हुम का हो जाएगा हु में चेंज। तो देखो ये कैसे, इसी दो के बारे में आज डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। तो उससे पहले दूसरे WH का भी देख लेंगे हम लोग। तो देखो भाई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट रहता है, जो कि पैसिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है वॉइस चेंज होते ही। तो ये तो रहा असर्टिव सेंटेंस, साधारण सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साधारण सा मिल रहा है। लेकिन अगर वो WH क्वेश्चन होता है तो देखो आगे तरफ हमारा आ जाता है WH वर्ड और साथ में हेल्पिंग वर्ब। यह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड रहता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। क्लियर। और अगर पैसिव वॉइस में है तो फिर ऐसे ही बनेगा वो भी, लेकिन उसके आगे तरफ भी वही हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड उतर जाएगा कुछ इस तरह से। यानी कि कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये पहले वाला पार्ट आता है ना, ये ऐसा बनता है बोल के, तो उसको WH बोल के घबराना नहीं, बल्कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब एक लगेगा, बस वही तो नया बात आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ देखो, वाई डिड यू कॉल मी, है ना। यहाँ पर देखो ये WH वर्ड, ये रहा WH, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो उसका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि जो WH है वाई, वो वाई का उतर जाएगा वाई में। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका बन जाएगा वाज या वेयर में, और जो ऑब्जेक्ट है मी उसका बन जाएगा आई। कुछ इस तरह से ये देखो ना, वाई वाज आई कॉल्ड बाय यू। थोड़ा मिटा लेते हैं, देखो जरा यहाँ पर, वाई डिड यू कॉल मी का इसका बन जाएगा वॉइस चेंज, वाई वाज आई कॉल्ड बाय यू। अब ये कैसे हो गया, बिल्कुल ये रूल के तहत ही हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आप घबरा रहे हो कि डिड का वाज कैसे हो गया। मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले ही, डू रहे या डज रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज हुआ है तो इसका बन जाता है इज एम आर, है ना। मैं बात किया हूँ पार्ट 1 वीडियो में। और अगर डिड रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इसका हो जाएगा वाज या वेयर। उसी हिसाब से यहाँ पर वाज हुआ है। बाकी तो आप बाय कैसे आए ये सब पार्ट 1 वीडियो में हो चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, देखिए जरा, ये देखो, हाउ कैन दिस बी सेड बाय यू। देखो यहाँ पर हाउ का क्या हुआ, हाउ उतर के आया, WH का WH आया, कैन ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब का वही आ गया। सिर्फ ये दो तीन हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड चेंज होते हैं, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है वॉइस चेंज के टाइम में। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है दिस, यहाँ आ गया सब्जेक्ट के जगह में, और कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो बी लग गया है, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो से का सेड हो गया है। और जो सब्जेक्ट है यू, ये बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लगाते हैं तो बाय लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क को भूलना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रह जाएगा। अब इस सवाल को देखो, व्हाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। पता करो ये कहाँ का लाइन है ये। एग्जैक्टली ये है स्ट्रॉन्ग रूट, अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग रूट चैप्टर का। तो देखो इसका कैसे बनेगा, तो देखो WH वाई यूज हुआ है, डोंट में तो डू हेल्पिंग वर्ब है, बस नॉट तो वो शॉर्ट फॉर्म लगा है, नॉट नेगेटिव के लिए, यू सब्जेक्ट है, से मेन वर्ब है, और दिस यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का काम किया। बाकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसको उतार दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। तो बस हम लोग इसी को बना रहे हैं कुछ इस तरह से। देखो ये बन गया, WH वाई उतर गया, डोंट का इज नॉट हो गया, डू का इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये दिस ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के जगह में, से सेड बन गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, और यू सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखते हैं तो बस हो गया। और उसके बाद इसको जस का तस उतार देना है कुछ इस तरह से। Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? कलाम कहता है अपने पिताजी से, है ना। इसका बन जाएगा Why isn't this said by you? उसके बाद to the people, तो बस उतारा गया है। क्लियर। अब जरा हम बात करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का ऑब्जेक्ट में खास बात क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट मिसिंग, यानी ऑब्जेक्ट का गायब होना।
यानी कि जो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है उसमें ऑब्जेक्ट गायब होगा। तो देखो सवाल कुछ इस तरह से होगा जैसे व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर देखो व्हाट्स डब्ल्यूएच वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और डूइंग मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट कहाँ गायब है ना? अगर ऑब्जेक्ट रहता तो डूइंग के बाद लिखा रहता या कुछ और होता। देखो गायब है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह में ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जब ये तीनों चीज़ मिलेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तब तो आराम से इस तरह से उसको बना देते हैं, है ना? लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही गायब रहेगा किसी सेंटेंस में तो फिर ये कैसे बनेगा? तो हमारे पास उस समय में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई? जो सब्जेक्ट रहता है वही ऑब्जेक्ट बन के आता है ना, तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ये जब ये नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे होगा? तो देखो ज़रा यहाँ पर, तो हम उस वक़्त डब्ल्यूएच क्या होगा? व्हाट का व्हाट उतारेंगे, हो गया। उसके बाद देखो आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर का हेल्पिंग वर्ब जोड़े में ग्रुप में रहता है इज एम आर, तीन में से कोई एक आएगा, इज एम या आर आएगा। वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन है उस पर, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं लिखाएगा ना, ऑब्जेक्ट ही तो नहीं है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? उस वक्त ऐसे केसेस में आप इज को प्रेफर करो, आर भी किया जा सकता है क्योंकि एम तो सिर्फ आई के लिए रिजर्व रहता है, तो हमने इज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, तो जब सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हम लोगों ने, तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। तो डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन होगा। लेकिन आईएनजी फॉर्म है ये, देखो वर्ब का चौथा फॉर्म, इसीलिए एक वर्ड बीइंग लगेगा। बीइंग लगने के बाद में हम डूइंग का डन करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट इज बीइंग डन? उसके बाद देखो ये सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू यहाँ आ जाएगा, यू का यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब इसको जरा बना के दिखाओ, हुम डू यू लव मोस्ट। अब देखो ये हुम वाला केस खास हो जाता है। जब भी एक्टिव वॉइस में हुम रहता है तो पैसिव वॉइस में वो हो जाता है हु, क्योंकि आप लोगों को रामबाण वाला लिस्ट में दिखाया था मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में। देखो यहाँ पर हु का हो जाएगा पहले हुम, हुम का हु लिखेंगे, ये लिख दिए। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? देखो डू है, तो डू है तो इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इज होगा, एम होगा, आर होगा, ये पता नहीं तो इज ही लगा दो उस केस में, क्योंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट आता तब जाके फिक्स हो जाता कि इज लिखूं या एम लिखूं। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनता? एक्टिव का सब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। तो जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो यहाँ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड लगाने से। हु इज लव्ड बाद मोस्ट एक्स्ट्रा वर्ड है तो लिखते हैं जैसे का तैसे, और यहाँ पर बाय लिखेंगे और यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू का यू क्वेश्चन, यानी कि हुम डू यू लव मोस्ट का हो जाएगा हु इज लव्ड मोस्ट बाय यू। क्लियर? हुम का हु बन जाएगा। तो ये केस था ऑब्जेक्ट मिसिंग, यानी जब ऑब्जेक्ट गायब होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ नहीं हो रहा है, बस ऑब्जेक्ट गायब है ना, तो सब्जेक्ट भी गायब हो रहा है, बाकी तो सब सेम ही चीज है। अब आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट मिसिंग। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से समझना है इसको। जब किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही गायब रहेगा तब हम उसको कैसे बनाएंगे? तो ऐसे डब्ल्यूएच केस में भी सिर्फ होता है ऐसा जब हु से सवाल बनता है, ठीक है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन को देखो, हु ओन्स द ऑक्सन मीडोज, कहाँ का लाइन है ये? एग्जैक्टली द प्रपोजल, जो वन एक्ट प्ले है एंटोन चेखव के द्वारा लिखा हुआ, उस लाइन, उस चैप्टर का ये लाइन है, सेंटेंस है। तो हु का देखो क्या करेंगे, तो हु का हो जाएगा बाय हुम। सबसे पहला काम तो आप ये करो, बाय हुम लिख दिया, ठीक? डब्ल्यूएच लिख दिया इसका मतलब। उसके बाद देखो ये ऑन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म रहता है तो वो क्या हो जाता है? इजेमार V3 ये हो जाता है। तो बाय हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमेशा। इजेमार, अब तीन में से क्या लिखो? तो तीन में से क्या लिखो ये डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट कौन बन के आएगा? ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट बन के आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सन मीडोज होगा, ऑक्सन मीडोज, ठीक? अब ये सब्जेक्ट पता चल गया ऑक्सन मीडोज, देखो एस लगा यानी प्लुरल है, तो यहाँ पर इजेमार में से आर ही फिट है। बाय हुम आर ऑक्सन मीडोज लिख दिए। अब वर्ब को लिखो, ओन्स का वर्ब का थर्ड फॉर्म ओन्ड, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बाय हुम आर ऑक्सन मीडोज ओन्ड हो गया। एक और बनाया जा सकता है, इसलिए मैं और लगा के बना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है? हम बाय हुम का, हु का जो बाय हुम किए नहीं करने से भी चलेगा, यानी कि हु के जगह में हु ही लिखने से भी चलेगा, लेकिन उस वक्त जो बाय होगा ना वो बाय आखिर में आएगा, बाकी सब सेम होगा, यानी कि कुछ इस तरह, हु आर ऑक्सन मीडोज ओन्ड बाई लास्ट में होगा, बस यही ध्यान रखना है।
अगर बाय हुम नहीं लिखे हो, हु से शुरू कर रहे हो तो बाय लास्ट में होगा, लेकिन ज़्यादा प्रचलित ये है, लेकिन ये थोड़ा-सा एडवांस पार्ट है, माने अभी अपडेटेड है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, हु आंसर्ड द जार्स 3 क्वेश्चन? जार का जो 3 क्वेश्चन उत्तर किसने दिया? तो ये 3 क्वेश्चन नाम का एक चैप्टर ही हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा हुआ, उसी से यहाँ पर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, चलो तो हु का क्या करेंगे हम, बाय हुम। यहाँ पर बाय हुम लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है, वाज वेयर। तो यहाँ वाज होगा क्या वेयर होगा, ये बात डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन के आएगा। द जार्स 3 क्वेश्चंस प्लुरल है ना, तो वाज नहीं बल्कि वेयर लगाएंगे, तब वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट कौन बन के आएगा, ये पूरा सब्जेक्ट बन के आएगा, यानी जार्स 3 क्वेश्चंस। ये हमने सब्जेक्ट लिखा अभी। उसके बाद आंसर का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगा, आंसर्ड। वही थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो इसका सेम ही होता है, जानते हैं। आंसर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। तो बाय हुम वेयर द जार्स 3 क्वेश्चंस आंसर्ड, ये हो गया। या फिर हु दे के भी बना सकते हैं, तो उस वक्त हु लिखेंगे यहाँ पर, इस बाय हुम के जगह लिखेंगे हु, और अंत में यहाँ पर बाय भी लिखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन मार्क आएगा। बाकी तो सेम ही रहेगा, बीच का सेम रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, जो लेट से बनता है ना, उस वाला का मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और शेयर कमेंट भी जरूर करो। ठीक है, टाटा बाय बाय।